हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज हम जो पढ़ा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये क्लास 10th के लिए सीबीएसई और बिहार बोर्ड में भी काम आएगा। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 10th के लिए इसमें पढ़ा चुके हैं हम। मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा चुके हैं, ये कंटेंट के बारे में हमने बता दिया है ऑलरेडी। और कंटेंट के बारे में बताने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है फर्स्ट वीडियो में कि लूस्टर क्या होता है, हार्डनेस क्या होता है, मेलेबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, 5 नंबर कंडक्टर ऑफ हीट, सोनोरस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड टेम्परेचर, ये सब चीज हो गया है फर्स्ट वीडियो में। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हो गया है लूस्टर के बारे में, हार्डनेस के बारे में, मेलेबल के बारे में, ये सब चीज हो चुका है। देखिए, इसके बाद सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में ये सब चैप्टर हो चुका है। कहाँ तक? तो रिएक्टिविटी सीरीज तक हमारा कंप्लीट है। रिएक्टिविटी सीरीज तक हमारा कंप्लीट है। ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब आपका जो है वो सब मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है मेरा, उसके आधार पर हम पढ़ा रहे हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज ये हमने पढ़ा दिया है। इसमें हमने पढ़ा दिया है कि पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होता है, उसके बाद सोडियम का, तब कैल्शियम का, तब मैग्नीशियम का, ऊपर से नीचे जो होता है रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो देखिए, यहाँ तक हमारा वीडियो रिएक्टिविटी सीरीज इस पेज तक हो गया था। इस पेज तक हमारा ऑलरेडी वीडियो फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये 4 पॉइंट से इस 4 पॉइंट से इसमें इस वीडियो में हमने चालू किया है। सेकेंड पार्ट में जो हमारा पढ़ाई होगा वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में वो होगा 4 पॉइंट से। 4 पॉइंट्स क्या कहता है? मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स आयनिक बॉन्ड, विद्युत संयोजक। विद्युत संयोजक कहने का मतलब, आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब, आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होगा? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मेटल्स जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव आयन मतलब केटायन। देखिए, मेटल्स जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो याद रखिएगा मेटल्स कौन होंगे? जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल होंगे। जो मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उस पर उतना प्लस चार्ज चढ़ जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव आयन बनेंगे। जो मेटल मेटल होंगे जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी। जितना प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी उतना पॉजिटिव चार्ज उस पर बढ़ जाएगा, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएंगे और पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन कहते हैं। नॉन मेटल्स, देखिए नॉन मेटल्स जो होता है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन, देखिए मेटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा डोनेट करेगा वो मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल। देखिए, अक्सर नॉन मेटल जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन। नॉन मेटल जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। याद रखिएगा, जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। किससे करेंगे? तो मेटल से लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन्स लेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज उस पर चढ़ेगा, उतना मतलब कि एनायन बनाएगा। मतलब मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना उस पर प्लस चार्ज चढ़ेंगे और वो पॉजिटिव आयन कहलाएगा। पॉजिटिव आयन को केटायन कहते हैं। और नॉन मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उस पर निगेटिव चार्ज चढ़ेगा और वो निगेटिव आयन कहलाएगा। निगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। ये
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में आयनिक बंधन या संयोजी संयोजी बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। देखिए, हिंदी में आयनिक बॉन्ड को वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट्रांसफर से इलेक्ट्रॉन आयनिक और वैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड में सोडियम एटम जो है, सोडियम एटम का जब आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 281, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज चढ़ेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, तो क्लोरीन ले लेगा। नॉन मेटल है क्लोरीन, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम होते हैं अपने बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281 मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग कर देगा तो 28 इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा सोडियम, और स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन हमारा क्लोरीन ले रहा है। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, पहला सेल में क्लोरीन के पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है सोडियम से तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्लोराइड आयन बनाएगा, क्लोराइड एनायन बनाएगा। और ये सोडियम केटायन बना। देखिए एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम केटायन और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन एनायन बना, क्लोराइड एनायन बना निगेटिव चार्ज वाला। और ये दोनों Na प्लस और Cl माइनस जब जुड़ जाएगा तो NaCl बनाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन से बना है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन से बना है तो ये NaCl बना। NaCl मॉलिक्यूल में नहीं होता है, अरेंजमेंट एग्रीगेट ऑफ आयंस होता है, एग्रीगेट ऑफ आयंस। इस ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है क्योंकि मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। देखिए तो ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड बनने का तरीका होता है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl होता है। देखिए उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या होगा, मैग्नीशियम का एक बात याद रखें, एक बात और याद रखें, जो क्लोरीन होता है वो देखिए कैसे समझेंगे कि मेटल होगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाएंगे। और जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होंगे। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा और मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो याद रखिएगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अक्सर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे उतना उसका वैलेंसी होगा और वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। अब याद रखिएगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आपका जितना भी नॉन मेटल में रिएक्शन होगा वो आयनिक बंधन सॉरी केमिकल बॉन्डिंग बनेगा। मेटल और नॉन मेटल में वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। और याद रखेंगे
आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया क्लोरीन। क्लोरीन एक्सेप्ट करने के बाद क्लोरीन में 7 था, लास्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 7 था। अब ये 7 क्या हुआ, देखिए 7 8 में बदल गया, यहाँ 8 में बदल गया। 2 8 था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो अब यहाँ पर हो गया 2 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो गया। देखिए यहाँ ये 1 दिया तो 8 हुआ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ 7 था एक लेकर 8 हुआ। तो कहने का मतलब स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ये लोग मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। खास करके इलेक्ट्रॉन देने और लेने का बात हुआ तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट अपना नियरेस्ट जो अपना नियरेस्ट जो एनो इनर्ट गैस होते हैं, देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सॉरी जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने नियरली इनर्ट गैस की तरह, नोबेल गैस की तरह अपना आकृति बनाना चाहते हैं ताकि स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपना स्वरूप अपना नजदीकी इनर्ट गैस की तरह या नोबेल गैस की तरह बनाना चाहते हैं। आपका 6 नोबेल गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, और ये आपका 0 ग्रुप एलिमेंट कहलाता है और ये सबसे मोस्ट स्टेबल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन ये हमारा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं। और कोई भी मतलब कि मेटल हो या नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है वो अपना रूप कि अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बनाना चाहता है, या मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो अपना रूप अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह बनाना चाहता है। जैसे देखिए इसमें सोडियम क्या हुआ, सोडियम अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह अपना रूप बना लिया, नियॉन की तरह एक इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन की तरह अपना रूप बना लिया। और क्लोरीन अपना नजदीकी इनर्ट गैस आर्गन की तरह अपना रूप बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन से लेकर क्लोरीन जो है अपना रूप आर्गन की तरह बना लिया। और जब दोनों मतलब कि इस दोनों Na+Cl- हो गए तो दोनों मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और ये NaCl बन जाएंगे। NaCl को हम लोग साधारण नमक कहते हैं। NaCl मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, एग्रीगेट ऑफ आयंस होते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखिए, Mg का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में Mg का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखेंगे Mg के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। मतलब जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3, वो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 डोनेट करेगा, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा 2 डोनेट करेगा, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अगर डोनेट कर देता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये अपना रूप किस तरह से बना लेगा, तो ये अपना रूप नियॉन की तरह बना लेगा। और क्लोरीन जो है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 8 7 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये 8 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लेगा, तो ये 2 8 8। चूंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ही हमेशा लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो 2 क्लोरीन एटम मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो यहाँ पर Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस चार्ज, Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 प्लस चार्ज, और Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 प्लस चार्ज, और 2 Cl मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Mg ++2 +2 Cl-, तो ये बन जाएगा MgCl2।
मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। देखिए एक्सचेंज हो जाएगा, याद रखेंगे। एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, और चीज हम बता देते हैं। Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या होगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। Mg पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस, और Cl पर 1 माइनस चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि Mg पर 1 है तो इसका वैलेंसी ट्रांसफर होगा। देखिए Mg का जो वैलेंसी है वो ट्रांसफर होगा, याद रखेंगे। इस चीज को याद रखेंगे, ये इस चीज को याद रखेंगे आप कि Mg पर जो होगा, देखिए Mg 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 जो होगा, Mg पर 2 प्लस Cl पर 1 माइनस होगा, सॉरी 1 माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए 1 होगा, 1 होगा Cl पर। देखिए Cl पर Mg जो होगा, देखिए Mg 2 लिखेंगे और Cl 1 लिखेंगे, Cl 1 लिखेंगे। ये 1 इधर और ये 2 इधर, तो ये बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा MgCl2, MgCl2 बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। और देखिए इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, याद रखिएगा। MgCl2 बन गया, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स यौगिकों के गुण, आयनिक कंपाउंड्स यौगिकों के गुण, कंपाउंड्स को हिंदी में यौगिक कहते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या होगा आयनिक कंपाउंड का, फिजिकल स्टेट, ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड ब्रिटल होते हैं। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में फिजिकल स्टेट जो होगा, प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए प्रॉपर्टी जो होगा फिजिकल स्टेट, ये इस बंधन में जब बनेगा, मतलब कि आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो ये हार्ड हो जाएंगे और ब्रिटल होंगे। देखिए और रीजन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, strong electrostatics force between two आयंस पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है। देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होता है, लार्ज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड में लार्ज एनर्जी क्या होगा, लार्ज एनर्जी, लार्ज एनर्जी, हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वेरी हाई होगा, लार्ज एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। अब देखिए सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो सोलिबिलिटी कहलाता है, सोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर। देखिए जो अगर वाटर में सॉल्युबल होगा उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, और वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स आयंस को सेपरेट करते हो, देखिए जो वाटर के पोलर्स आयन को सेपरेट करते हो, देखिए और इनसॉल्युबल इन वाटर, जो मतलब आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, याद रखिएगा। सॉल्युबिलिटी जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड बोले या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोले, उनका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो हमारा वाटर में डिसॉल्व होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन और पेट्रोल। केरोसिन पेट्रोल का मतलब कि इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मतलब सॉल्वेंट। वाटर के पोलर मॉलिक्यूल्स आयंस को सेपरेट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड डू नॉट कंडक्ट, देखिए सॉलिड में जब आयनिक बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड होंगे या मटेरियल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, जब तक वो डिसॉल्व ना हो, वाटर में सॉल्युबल ना हो, तब तक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिसॉल्व नहीं होगा। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब सॉलिड रूप में जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे, जब वो किस रूप में हो, तो लिक्विड रूप में होंगे, जब वो मतलब कि लिक्विड
के रूप में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होंगे, मतलब ये लिक्विड स्टेट्स में होंगे, तब वो कंडक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा फ्री आयंस मूव कर सकते हैं। देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ जो भी कंपाउंड होगा, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रोलाइसिस पैदा करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाएगा, तो क्या होगा, वो आयन में टूट जाएंगे। मेटल जो होगा उसका मेटल पार्ट जो है पॉजिटिव आयन में टूटेगा, जिसको केटायन बोलेंगे, और जो उसका निगेटिव पार्ट होगा, जो मतलब नॉन मेटल होगा उसका, वो हमारा निगेटिव पार्ट में टूटेगा और उसको निगेटिव आयन बोलेंगे। निगेटिव आयन को ही एनायन बोलते हैं, निगेटिव आयन को ही एनायन बोलते हैं। और ये द्रवित अवस्था में फ्री रूप में होंगे, इसके आयन मूव करेंगे, मोबाइल आयन होंगे। मिनरल्स, देखिए, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी, धातु विद्या। देखिए, ये कहने का मतलब ऑकरेंस ऑफ मेटल्स कहाँ मिलता है, तो मेटल्स अपने ओर से मिलते हैं। ओर्स किसे बोलते हैं, तो वो एलिमेंट्स, सॉरी, वो खनिज, वो मिनरल्स जिसमें प्रचुर मात्रा में मेटल्स मिले, वो ओर कहलाते हैं। वैसे मिनरल, वैसे खनिज जिसमें ज़्यादा मात्रा में मेटल्स मिले, आसानी से मेटल्स मिले, कम खर्च में मेटल्स मिले, वो हमारा ओर कहलाते हैं। और ओर से मेटल बनाने की विधि को मेटलर्जी कहते हैं। मिनरल्स अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकरेंस एलिमेंट या कंपाउंड मिनरल कहलाते हैं। मिनरल्स वो कहलाता है जो मतलब कि धरती से जो भी चीज निकलता है, जो वो कंपाउंड हो, एलिमेंट्स हो, जो भी नेचुरली धरती के अंदर होगा, वो उसके क्रस्ट में निकलेगा, वो हमारा मिनरल कहलाता है। मतलब धरती से मिलने वाला जो भी चीज होगा, वो हमारा मिनरल कहलाएगा। और वो मिनरल और कहलाएगा जिसमें जिसमें एलिमेंट्स का, मेटल्स का मात्रा ज्यादा हो। ओर्स, वो उस मिनरल को ओर्स बोलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मेटल्स हो, कम खर्च में मिले, आसानी से मिले, उनको हम उस मिनरल्स को ओर कहेंगे। जैसे गैंग, ओर में मौजूद इम्प्यूरिटीज जैसे सोयल, सैंड, बालू के कण, मिट्टी के कण, ये सब गैंग कहलाते हैं। जैसे और अगर जमीन के नीचे से मान लीजिए कि हेमेटाइट अयस्क मिला, हेमेटाइट ओर मिला, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग मेटल में जो होगा वो आयरन प्राप्त करते हैं। और वो आयरन जो होता है उसमें बालू उलू के कण मिले हुए होते हैं, फिर उसको रिफाइनरी से रिफाइन किया जाता है मेटलर्जी के विधि द्वारा, और फिर फ्रेश जो मेटल होगा वो प्राप्त किया जाता है। तो ओर से मेटल को प्राप्त करने का, रिफाइन करके प्राप्त करने का जो तरीका होता है, उसको मेटलर्जी कहते हैं। जैसे बहुत सारा सोना का रिफाइनरी है, जैसे आपका बेंगलोर रिफाइनरी हुआ, पीएम पैम एमएमटीसी, ये सब हुआ, या तनिष्क हुआ, ये सब क्या है, रिफाइनरी है जो गोल्ड को रिफाइन करती है और उसके मतलब उसके ओर से प्योर मेटल को बनाती है, प्योर गोल्ड बनाती है। तो इस तरह से गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सबका अपना अपना ओर होता है, और उससे आसानी से बनाने का जो तरीका होता है, प्योर फॉर्म में मेटल बनाने का तरीका होता है, उसी को मेटलर्जी बोलते हैं। तो ओर में मौजूद जो मिट्टी के कण होंगे, सैंड होंगे, बालू होंगे, वो सब गैंग कहलाते हैं। और मेटलर्जी जो होता है, ओर से मेटल प्राप्त करने का तरीका जो होता है, वो मेटलर्जी कहलाता है। जैसे एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज में लो बॉटम में क्या होता है, तो लो बॉटम में जब रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि बॉटम में आपका कॉपर होता है, Hg पारा होता है, Ag सिल्वर होता है, Au गोल्ड होता है। बॉटम में, ये हाइड्रोजन के नीचे होता है। हीटिंग एलोन रिड्यूस बाय हीट, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसमें कैसे मतलब कि अलग किया जाता है,
तो हीट करके इन सबको प्राप्त किया जाता है। हीट करके मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होगा मेटल प्राप्त करने का, वो हीट करेंगे। जैसे HgS के रूप में पारा जो होगा वो HgS के रूप में मौजूद होगा। HgS का मतलब पारा सल्फाइड के रूप में मौजूद होगा। और पारा सल्फाइड को ही मर्क्यूरी सल्फाइड बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में होगा। और जब इसको हीट करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा, सल्फर निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से एक एक्सट्रैक्शन हुआ। उसी तरह मिडिल में जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते थे ZnFe BuCu, ये सब हमारा रोस्टिंग कैल्सिनेशन या रिडक्शन बाय द कार्बन इस द्वारा होता है। रोस्टिंग कहने का मतलब कि अगर किसी चीज को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अगर किसी चीज को गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारा रोस्टिंग कहलाता है। अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं, रोस्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या कम मात्रा में ऑक्सीजन हो, मतलब लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वो कैल्सिनेशन कहलाता है, रिडक्शन बाय कार्बन। जैसे ZnO को हम कार्बन से रिडक्शन कराए तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन के द्वारा जब ZnO को कार्बन ऐड किया, कोक ऐड किया, तो वो Zn प्लस CO बना। CO जो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, Zn जिंक होगा। जिंक प्राप्त करने का ये तरीका होता है, ये इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसका ऑक्सीजन को क्या किया, निकाल दिया। रोस्टिंग में ऑक्सीजन देंगे, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन के अभाव में करेंगे। अब देखिए, जैसे हाई टॉप पर सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। जब क्या करेंगे, इसको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे तो इसको एक तरफ हम लोग कैथोड बना देंगे, एक तरफ एनोड बना देंगे। और इसको जब हीट करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट को जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड Na+Cl- में टूट जाएगा। और Cl जो माइनस है वो कैथोड पर जाकर अपना सॉरी एनोड पर जाकर वो अपना मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन्स चार्ज दे देगा और क्लोरीन गैस बन के निकल जाएगा। और Na2 उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, वो सोडियम के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। रोस्टिंग, जैसे सल्फाइड ओर को ऑक्साइड करते हैं। जब सल्फाइड और ZnS को जब ऑक्सीजन मिला देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये हुआ रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा कि किसी भी चीज, कोई सल्फाइड और हो, खास करके सल्फाइड और जिसे सल्फर प्राप्त करते हैं, उसको रोस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अधिक मात्रा में भट्टी में गर्म करते हैं तो वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, ZnS जो है ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होगा उससे निकल जाएगा भाप बन के, या मतलब मॉइस्चर बन के, या मतलब गैस बन के निकल जाएगा। और आपका ZnO जिंक ऑक्साइड मिलेगा और जिंक ऑक्साइड मिलेगा। इस तरह से हम लोग ऑक्साइड ओर के साथ करते हैं। उसके बाद CuS कॉपर सल्फाइड को जब रोस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसमें भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसको गर्म करते हैं तो Cu2O प्लस SO2 बनता है। SO2 बनता है देखिए, कैल्सिनेशन किसके साथ, सल्फाइड ओर के साथ रोस्टिंग करते हैं। याद रखेंगे, सल्फाइड ओर के साथ रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन होता है वो हमेशा कार्बोनेट ओर के साथ, जिससे कार्बोनेट मिलता है। जैसे जिंक कार्बोनेट, इसको जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन जब गर्म करते हैं तो ये बनता है ZnO प्लस CO2 ये बनता है। लिमिटेड एयर में गर्मी में बनता है। देखिए, रिडक्शन बाय कार्बन। अब इस ZnO को कार्बन के द्वारा रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन का कहने का मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ZnO में से ऑक्सीजन हट गया और कार्बन के साथ जाकर ऐड होकर CO बना लिया। कार्बन के साथ ऐड करके ZnO में से ऑक्सीजन
हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन के साथ जाकर ऐड होकर CO बनाया। तो देखिए यहाँ पर ZnO में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर रिडक्शन होने के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन चला गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ रिडक्शन हुआ। थर्मिट रिएक्शन, देखिए थर्मिट रिएक्शन में क्या होगा, रेलवे रेलवे ट्रैक जोड़ते हैं, रेलवे ट्रैक जोड़ने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है, और Fe2O3 प्लस 2L ये Fe बनाएगा, और Al2O3 हीट निकलेगा। Ai मोर, Al जो होता है मोर रिएक्टिव देन दी आयरन होगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये हमारा किसके साथ होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला जो होते हैं उनके साथ हाई रिएक्टिविटी होता है उनका मेटल्स में, तो उनको मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग कर देते हैं। एट कैथोड पर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में NaCl को डालेंगे, मोल्टेन स्टेट में पिघला हुआ NaCl को जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालेंगे तो ये रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा। और कैथोड पर, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड कैथोड जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला होता है, उस पर जाकर निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे तो दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होंगे एनोड, एक होंगे कैथोड। जब कैथोड जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पर जाकर सोडियम जाकर अपना मतलब कि वहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन करता है, और सोडियम मेटल बन जाता है, और एनोड पर Cl- जाकर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन गैस बनकर निकल जाएगा। और सिमिलरली एल्युमिनियम के साथ Al2CO3 में वैसा ही होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण में क्या होगा, देखिए ये जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसी तरह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग में भी इसी तरह से होता है कि कैथोड पर प्योर मेटल को जमा कर लेते हैं, इम्प्योर मेटल एनोड पर, और प्योर मेटल कैथोड पर। मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब करंट जब, देखिए इलेक्ट्रोलाइट में, मेटल के सॉल्ट में, उसी को मेटल के सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो मोल्टेन स्टेट में होगा। जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो करंट को पास कराते हैं, तो एनोड से इम्प्योर, देखिए एनोड से एनोड से इम्प्योर मेटल डिसॉल्व एनोड से इम्प्योर मेटल डिसॉल्व होता है, और कैथोड पर प्योर मेटल डिपॉजिट होता है। इम्प्योर मेटल एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाता है और एनोड मड कहलाती है। देखिए मेटल्स जो होगा, प्योर मेटल एनोड के पास जमा हो जाएगा, और कैथोड पर जो सॉल्ट का गैस होगा वो निकल जाएगा, मतलब जो निगेटिव पार्ट होगा वो गैस के रूप में निकल जाएगा। यूज फॉर, ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कॉपर के लिए, जिंक के लिए, Na के लिए, Sn के लिए, Au के लिए, Ag के लिए, ETC के लिए हम लोग ये करते हैं। देखिए इसी के साथ कोरोशन क्या कहलाता है, कोरोशन एंड प्रिवेंशन। देखिए कोरोशन कहने का मतलब, जब जैसे आयरन हुआ, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, मॉइस्ट ऑक्सीजन से, एयर से जब रिएक्शन करता है तो वो रस्टिंग होता है उसका, और वो जंग लग जाता है, उसी को हम लोग कोरोशन बोलते हैं। एक्सप्लोस होने का, खराब होता है, जब आयरन खराब हो जाता है तो उस पर जंग लग जाता है, जंग लगा हुआ आयरन को हम लोग रस्टिंग बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन बर्बाद हुआ वो कोरोशन कहलाएगा। उसी तरह सिल्वर में, सिल्वर जब हवा में मौजूद, जब आप सिल्वर का कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो वो हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और सिल्वर सल्फाइड बनाकर वो काला पड़ जाएगा। देखते होंगे कि कभी कभी सिल्वर का चीज जो होता है, चांदी का चीज काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ जाता है? क्योंकि हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं और वो काला पड़ जाते हैं। इसी तरह से कॉपर जब है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ब्लू कलर के, ये ग्रीन कलर का, हल्का हल्का ग्रीन कलर का उस पर लेयर जम जाता है। जब कॉपर को आप छोड़ देंगे या कहीं पर रख देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उस पर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि
कॉपर जो है हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये रस्टिंग हुआ। रस्टिंग कंडीशन आयरन सिर्फ तब जब बोथ एयर और वाटर प्रेजेंट हो। आयरन का रस्टिंग तब होगा जब एयर में मॉइस्चर मौजूद हो। मॉइस्चर मतलब कि वाटर मौजूद हो। जब मतलब कि ह्यूमिडिटी हो ज़्यादा तब। सिर्फ वाटर से या सिर्फ एयर से मतलब ड्राई एयर से रस्टिंग नहीं होता है। प्रिवेंशन का तरीका देखिए, मतलब कि मेटल्स को बचाएंगे कैसे। जैसे जंग लग रहा है तो पेंटिंग करके हम लोग बचाते हैं। तो तरीका होता है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोशन, मतलब कि खराब होने से रोकने के लिए क्या काम करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स को पेंट करते हैं, उस पर दूसरे मेटल का लेप चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ये सब हम लोग काम करते हैं। या मेटल को खराब होने से बचाने के लिए ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। ये सब काम करते हैं। गैल्वेनाइजेशन, स्टील पर जिंक का जब लेयर लगा देते हैं, जैसे स्टील का जो बर्तन है उसमें क्या करते हैं कि उस पर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं या निकल का लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है वो प्रोटेक्शन उसका हो जाता है। वो एयर से संपर्क टूट जाता है मेटल का, स्टील का, और वो कोरोशन उसका नहीं होता है, मतलब वो रस्टिंग नहीं करता है। उसी तरह क्रोम क्रोम पेंटिंग, एनोडाइज, एलोइंग या एलोए बना देते हैं। स्टेनलेस स्टील आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम जब मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। जिस आयरन के साथ निकल और क्रोमियम मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील होगा और ये रस्ट नहीं करेगा। उसी तरह एलओए में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। स्टील, आयरन आयरन देखिए, स्टील जो होता है आयरन और कार्बन मिलाने से बनता है। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होता है। ये प्रॉपर्टी देखिए, कंपोजिशन ये है, एलओए का कंपोजिशन ये है और प्रॉपर्टी ये है। प्रॉपर्टी क्या होगा, जब हम स्टील में कार्बन मिला देंगे 0.05%, तो वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होगा और यूज उसका होगा हार्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। स्टेनलेस स्टील, जब आयरन में हम लोग निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और ये रस्ट नहीं करता है। तो इसका इस्तेमाल सर्जिकल चीज में भी करते हैं, ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, यूटेंसिल बर्तन उर्तन बनाते हैं ताकि ये खराब ना हो। ब्रास देखिए, ब्रास जब कॉपर में जिंक मिला देते हैं तो ब्रास बनता है। नॉट गुड कंडक्टर, डेकोरेटिंग आइटम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए ये काम हम लोग करते हैं। इसी तरह से ब्रोंज स्ट्रॉन्ग, सोल्डर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो सोल्डिंग में इस्तेमाल बिल्डिंग में करते हैं उसमें Pb+Sn होता है। एमलगम, कैरेट 22 कैरेट गोल्ड में 2 कैरेट कॉपर या सिल्वर मिला देते हैं तो ज्वेलरी बनाने में आसानी होती है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो मुलायम होता है और उसको ज्वेलरी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग गोल्ड में क्या करते हैं, 22 ग्राम गोल्ड में 2 ग्राम कॉपर मिला देंगे या सिल्वर मिला देंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, उसमें टेम्पर आ जाएगा और मजबूत होगा। तो उस ज्वेलरी मेकिंग में हमारा 22 कैरेट गोल्ड जो होता है वो मजबूत होता है। ट्रिक, एलॉय की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से लेस होता है। याद रखिएगा, एलॉय जो भी होगा उसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब उससे इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा वो प्योर मेटल से कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी लेस होगा। याद रखेंगे, आयरन पिलर, दिल्ली का जो आयरन पिलर है, वंडर ऑफ मेटलर्जी, 1600 प्लस साल पुराना आयरन पिलर आज भी रस्ट नहीं लगा है। हाइट 8 मीटर, वेट 6 टन। एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट ने इस स्पेशल प्रोसेस से डेवलप किया जो आयरन को रस्ट से बचाता है। देखिए, आयरन को रस्ट से बचाता है और रस से बचाता है। ऑल इम्पोर्टेंट्स रिएक्शन, ये सब देखिए, मेटल और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, जैसे Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट वाटर बनाएगा, जैसे Cu कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्ट किया, कॉपर क्लोराइड सॉल्ट हुआ और H2O वाटर बना। उसी तरह से ये सब होता जाएगा। और देखिए,
इन सब रिएक्शन को अच्छे से देख लेंगे। यही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो इस चैप्टर का रिएक्शन है। उसी तरह एम्फोटरिक ऑक्साइड, एम्फोटरिक ऑक्साइड के बारे में हमने पहले बता दिया है कि एम्फोटरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो मेटल से और जो मतलब कि एसिड से और बेस से दोनों से रिएक्शन करते हैं। वैसे ऑक्साइड, वैसे मेटल का ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम एम्फोटेरिक मतलब ऑक्साइड है, ये HCl से रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में एम्फोटरिक ऑक्साइड बेस से भी एल्युमिनियम ही देख लीजिए एम्फोटरिक ऑक्साइड है। ये एक बार हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेस से भी रिएक्ट कर सकता है और एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है। जब ये बेस से रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और H2O बनाया। उसी तरह से देखिए सोडियम सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर से करेगा करेगा कॉपर Ca कोल्ड वाटर से करेगा, लेकिन एल्युमिनियम जिंक आयरन स्टीम वाटर से करेगा, भाप के रूप में जब वाटर होगा। उसी तरह मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस सब चीज के बारे में हमने ऊपर में जानकारी दे चुके हैं। ये सब होता रहता है। देखिए अब यहाँ से MCQ है और MCQ को आप कर लेंगे, ये अच्छे से करेंगे। अब ये वेरी VVI MCQ है जो CBSE और बिहार बोर्ड स्टाइल से बनाया गया है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे और इसको कर लेंगे। इसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। ये बहुत VVI चैप्टर है। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछते रहते हैं। इसी के साथ देखिए ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। हार्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। डाउट के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, MG दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। यहीं पर आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहां से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।